बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड ज़ोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास और उनके साथ आज स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। आप माशी तज़िया कार हैं। जनाब अब्दुल्ला साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मज़हर बरलास साहब। ये ख़वातीन हज़रात, एक तो सलाम आपकी खिदमत में, दूसरा हस्ब साबक़ हस्ब रिवायत पाकिस्तान के लिए दुआ, अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो और ऐसे बेहतर फ़ैसले हों कि लोगों की ज़िंदगियों में आसानी आए, सुकून आए। जी क्या ख़बरें अलवी साहब? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि बजट देखकर लगता है कि हुकूमत 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। लगता है कि ताकतवर हल्के पाकिस्तान हुकूमत की माशी और जो सूरत हाल है मौजूदा जारी सियासी और माशी सूरत हाल उसके ऊपर परेशान हो चुके हैं। IMF ये बजट किसी सूरत मंजूर नहीं करेगा, किसी सूरत इसको नहीं मानेगा। IMF और दीगर ममालिक भी जो हैं वो हमारी मदद के लिए नहीं आ रहे। लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा। इलेक्शन जो है वो चोरी करने की तैयारी की जा रही है। इक़्तिदार से निकलने के बाद मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो ताकतवर तबकों के पाँव पकड़ लेता या अवाम के पास जाता। मैंने दूसरा रास्ता अख्तियार किए। फिर उमर अयूब ने कहा है कि जुलाई में डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें 300 और 310 रुपये लीटर तक पहुंच जाएंगी। महंगाई की वजह से सनत का पहिया जाम हो जाएगा। अगले माह बिजली की कीमत जो है वो भी 40 रुपये फ़ी यूनिट हो जाएगी। और हुकूमत जो है वो कारोबारी लोगों का बेड़ा गर्क कर रही है। इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है, भाई पेट्रोल महंगा किया है तो घर तो नहीं लेके जा रहे, और बिजली के ऊपर 100 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। ख़ास से चिल्लाए हुए थे वो, आज खासे गुस्से में थे, उनकी भी बात करेंगे। फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की अमूरी ज़मानतें हो गई हैं। 10-10 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि रमज़ान शुगर मिल में उनके कोई शेयर्स नहीं हैं और आशियाना में इख्तियारात से तजावुज़ का इल्ज़ाम है। इस पर भी बात होगी। पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है कि तालिबान से मुज़ाकरात के मामले पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए और भारत में इस्लामोफोबिया और मुजाहरे और मुजाहिरीन पर भारत का जो बदतरीन तशद्दुद है भारतीय हुक्मरानों का, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ते हैं। मज़हर बरलास साहब, दो मुख्तलिफ़ बातें हैं आज इमरान खान साहब की, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PTI। एक बात तो ये है कि बजट देखकर लगता है कि ये हुकूमत 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। इससे बात शुरू करते हैं, अगली बात बाद में करते हैं। ये मेरा ख़्याल है आपको याद होगा और नाजरीन को भी कि अभी कल ही जब बजट आया है तो उस पर जब बात हुई तो मैंने उसके इब्तदाइये में कह दिया था कि ये बजट देखकर लगता है कि ये इलेक्शन बजट है, ये मईशत को बेहतर बनाने के लिए बजट नहीं है। सही है। तो आज उसकी तईद एक सियासी पार्टी के लीडर ने भी कर दी है। तो मुझे भी यही लगता है कि ये खैर वो तो 1.5 महीना कह रहे हैं, मुझे लगता है ये महीने एक में चले जाएंगे ये लोग, ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। उसकी फिर एक और तस्दीक जो आई है वो सेनेटर साजिद मीर की गुफ्तगू है। सेनेटर साजिद मीर जो हैं जमीयत अहले हदीस के अमीर, वो एक तवील अरसे से मियाँ नवाज शरीफ के इत्तेहादी हैं और मियाँ नवाज शरीफ भी उनको सेनेट से नहीं जाने देते। जी हाँ। तो उनका भी आज ये दावा था कि मुझे तो मियाँ नवाज शरीफ ने यही कहा है कि इलेक्शन की तैयारी करें। तो इसका मतलब है कि ये सारा खेल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। जी अब्दुल्ला साहब, बजट आया, आपने भी सुना, आप एक इस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, कारोबारी शोबे से, और माशी उमूर पर बड़ी गहरी नज़र है आपकी। आपने इस बजट को कैसा पाया है? जिस तरह हुकूमत कह रही है कि जी हमने इतने बदतरीन हालात में इससे बेहतर बजट हम नहीं दे सकते थे, कारोबारी लोगों के लिए, बिजनेसमैन्स के लिए, सनतकारों के लिए ये बजट कैसा है? थैंक यू रज़ा साहब। हम ये पिछले काफ़ी सालों से ये चीज़ देखते आ रहे हैं, हर बजट ही हमारा मुश्किल बजट रहा है। सही। और हम हमेशा इसी सिचुएशंस में हैं कि शायद अब हम नेक्स्ट बजट तक शायद बेहतर हालात हो जाएं, लेकिन हुए नहीं। सही। लेकिन हमें कुछ मुश्किल फ़ैसले तो करने पड़ेंगे और मेरी तो रिक्वेस्ट है तमाम लीडरान से। मैं इस बात के ऊपर यकीन भी रखता हूँ कि सारे लीडरान हमारे महब वतन हैं। दुरुस्त है। ठीक है, और सारे ही इंटेलिजेंट हैं। खुदा करे कि ये कहीं अपनी ज़ातियात को छोड़ के सारे इकट्ठे इस मुल्क के लिए हो जाएं, और ये मुल्क होगा तो हम सारे आगे चलेंगे। हम सियासत की बात ज़्यादा करते हैं, मुल्क की बात कम करते हैं। तो हमारा बिलीव ये है कि अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएं
तो इन मसाइल से निकला जा सकता है। मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़ेंगे जिन हालात में जा चुके हैं, और ये एक दिन में नहीं हुआ। ठीक है, ये ना सिर्फ हम इमरान खान के ज़ुम्मे डाल सकते हैं और ना ही पिछली एक हुकूमत के ज़ुम्मे या दो हुकूमतों के ज़ुम्मे। ये 50, 60, 70 साल से ये चलता आ रहा है और हम अपनी डायरेक्शंस को उस तरह से दुरुस्त नहीं कर सके। कभी गवर्नमेंट चलती है, किसी गवर्नमेंट ने भी प्रॉपरली अपना टाइम पूरा नहीं किया। सही। और मैं बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं ये इल्तमास करूँगा तमाम लीडरन से कि खुदा रहे कि अपनी ज़ाती जो कश्मकश को उसको छोड़ें। सारे लीडर्स, सारे स्टेक होल्डर्स, पार्टिकुलरली वो स्टेक होल्डर्स जो मैटर करते हैं, वो एक पाकिस्तान की माशियत के एजेंडे पे इकट्ठे हों। और यहाँ पे जो हमारी आम तबका है जिसका घर चलना मुश्किल हो गया, और फिर कारोबार चलेगा तो घर चलेगा। हमने एक और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैं बहुत देर से इस चीज़ को देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हाल दो हमारा कोई सियासी वजूद तो नहीं है ना हम सियासी मामलात में अमल दखल करते हैं। कभी हमने ज़मींदार को उसके मज़दूर के साथ, काश्तकार के साथ, फिर कभी कारखानेदार को हमने मज़दूर के साथ, और फिर कभी हमने सरमायादार को हमने कहा कि ये बुरा है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें लाजम व मलजूम है। कारखाना होगा तो मज़दूर होगा, ज़मींदारा होगा तो काश्तकार होगा, सही है। इसी तरह से ट्रेडर होगा तो साथ उसके मज़दूर चलेगा। तो हमने सबको लेके चलना है। बिल्कुल सही होगा जी, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और मिफ्ताह इस्माइल ने आज कुछ गुफ्तगू की, जाहिर है उन्होंने बजट दिए है और उनके बजट दिए जाने के बाद उनके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद की जा रही है, बार बार तनकीद हो रही है, और कहा जा रहा है, जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि ये बजट की तैयारी है कुछ, और इवन यहाँ तक कहा गया, शौकत तरीन ने भी यही बात की थी और इमरान खान साहब ने भी यही बात की, दोनों की ज़ाहिर है कि उठते बैठते हैं एक जैसी बात है कि ये IMF भी इस बजट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करेगा। खैर ये तो बाद में बात करेंगे कि IMF क्यों तस्लीम नहीं करेगा, आखिर क्या वजह, कि क्या इस बजट में IMF के जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं किए गए या क्या वजह। लेकिन मिफ्ताह इस्माइल आज खास से नज़र आए, परेशान नज़र आए, बहुत सारे सवालों से तंग नज़र आए, कहते हैं एक एक बात पर निशाना ना बनाओ, और भी उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की। क्या कहा, एक टुकड़ा सुनाते हैं फिर उस पर तबसरा करते हैं। मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में हमने बजट किया है। खान साहब ने अब फरवरी के एंड पे, मार्च में, जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का माहदे के खिलाफ के, बेसिकली वो चेक लिख के दे दिए जबकि आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं। ये हम देखते हैं कभी कभी मार्केटों में होता है कि लोग चेक लिखते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं मुल्क के बाहर। तो इस किस्म की हरकत करिए, इसको हम कराची में कहते हैं टोपी घुमाना, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं। नवाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए, अल्लाह की मेहरबानी से आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि उस सियासत का कोई फायदा नहीं है जिसका मुल्क का नुकसान हो रहा है। काबीना में लोग बैठे हो तो बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज लोग हैं, जो तो आम पाकिस्तानी वो प्रिविलेज नहीं है। और अगर आप आम पाकिस्तानी को डुबाएंगे, उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे, तो कौम कभी माफ नहीं करेगी, तारीख कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए अगर मुश्किल फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे। इस वक्त हमको अटैक पे जाना जरूरी है इंशाल्लाह। के सबसे 4 बड़े डेफिसिट जो है इमरान खान ने की, पौने 4 साल में जितनी डेट इन्होंने ली है उतनी जो है वो डेट 71 साल में ली गई थी, उसका 80% ले लिया। कभी साथ चाहता हूं कि अगर हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज पे हमको ना चिल्लाएं। अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूं भाई, आपके कौम के खजाने में। एक एक चीज़ पे ना चिल्लाएं भाई, घर पैसे नहीं लेके जा रहा हूँ मज़हर बरलास साहब, और ये इससे बेहतर फैसले नहीं हो सकते थे, इन्होंने 80% कर्जा ले लिया, और भी सारी बातें आपने सुन ली। अच्छा, इसमें एक तो उन्होंने पहले जो सियासी बात की है ना, मैं उसका एक जवाब दे दूं, फिर ये जो बाकी गुफ्तगू है इसका जवाब देता हूँ। कि जी जब इमरान खान को पता चल गया था फरवरी में, तो उन्होंने ये कर दिया तो वो कर दिया तो फलां, ये चूँकि उनके मुखालफिन हैं ये बात कहेंगे, ओके। इस वक्त जो आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने 2 बातें की। एक तो उन्होंने इसहाक डार से मुतल्लक कहा, सुनाया लोगों को कि वो इस तरह के फ़ैसले कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा भाई ये क्या कर रहे हैं आप, इससे तो मीशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सही है। तो डार साहब कहने लगे जी वो सियासी मामलात हैं, आपको नहीं पता। फिर इन्हीं मिफ्ताह इस्माइल साहब ने 2018 में कहा कि अल्लाह करे अगली हुकूमत नून लीग की ना आए। अच्छा, तो पूछा गया भी क्यों, तो यही फरमाने लगे कि हमने ऐसी सुरंगें बिछा दी हैं कि अगली हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा चलना। और ये तो इनकी सियासी सोच थी। अब जो वो फरमा रहे हैं कि जो हम चाहते हैं कि श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा ना हो और आवाम का बड़ा ख्याल कर रहे हैं, ये क्या खाक आवाम का इन्होंने ख्याल किया है। हफ्ते डेढ़ में इन्होंने 60 रुपये पेट्रोल के बढ़ा दिए,
47% बिजली के नर्क बढ़ा दिए, 45% गैस के नर्क बढ़ा दिए, उससे बाकी चीज़ें क्या महंगी नहीं होंगी? और ये बड़ी ढिठाई से कहना कि मैं कोई अपने घर नहीं लेके जा रहा, ओ भाई आप वजारत ख़ज़ाना पाकिस्तान पे बैठे हैं तो आपका काम है कि आप लोगों को फैसिलिटेट करें। कोई भी नहीं घर लेकर जाता, जो घर लेके जाने वाले हैं वो भी आप ही के लीडरान मशहूर हैं, अभी तक उन्हीं के मुकदमे चल रहे हैं। मैं तो कई मरतबा ये कहता हूँ कि आप 60 की दहाई की बड़ी मिसालें देते हैं कि 60s तक हम ये करते रहे, मुख्तलिफ मुल्कों को कर्ज़े देते थे, हमारे डैम बनते थे और हमारा एक तरक्की का सफ़र था। चले 70 के बाद तो यही दो ख़ानदान हुक्मरान रहे, उसमें भी जो फ़ौजी दौर रहे उस दोनों फ़ौजी दौर को मुस्लिम लीगियों ने सपोर्ट किया और ये हिस्सा रहे हुकूमतों के। तो भाई 52 बरसों का किस्सा जो है ये मुल्क को ऐसे ही चूना लग गया। ये 52 बरसों में आप लोगों ने खाया है, आप क्यों नहीं मानते? आप घर लेकर जाते रहे हैं। बिल्कुल सही है जी, ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं है। अब्दुल्ला साहब, ये ओवरऑल जो सूरत हाल अब आपने देखी है तो इस पे अब वो तो मान रहे हैं हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, आपने भी इनसे मिलती जुलती ही बात की कि मुश्किल फ़ैसले ज़ाहिर है बड़े तकलीफ़देह भी लग रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारा कोई चारा कार हमें नहीं है। आपको क्या लगता है इस तरह की जो सूरत हाल बन रही है ये माशी सूरत हाल चल पाएगी? क्योंकि वो जो अपोजिशन में अभी लोग आए हैं और जो पहले हुक्मरान थे वो कह रहे हैं कि ये तो हर चीज़ का पहिया जाम हो जाएगा। सर वो इन दोनों पार्टियों ने या तीनों पार्टियों ने तो सियासत करनी है ना, सही है। सो मैं बीइंग ए प्रोफेशनल मैं तो ये बात देखूंगा कि अच्छा हम कब तक ऐसे चलेंगे, ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। और जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की है, मैं इमरान खान साहब को उनकी लीडरशिप का भी मोतरफ हूँ और इवन के बाकी जितने हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, इवन सही है। जो कुछ हो गया ये कहीं ना कहीं तो रुकना है ना। अब आगे चलने के लिए एक दफ़ा मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये एक दफ़ा अपने साथ कमिटमेंट कर लें, ये इंटेलिजेंट लोग हैं, अगर ये जहीन ना होते तो कभी हम सबको ये करके तो यहाँ पे असम्बलियों तक तो ना पहुँचते। ये मैनेज इट। अब आपके पास इशू जो है कि आपने देखें आपके जो 3-4 मेजर इश्यूज हैं, मैं उनकी तरफ इशारा कर देता हूँ। आपका एक ट्रेड डेफिशिएंसी है कि आपकी इंपोर्ट्स बिल ज़्यादा होता है, आपका एक्सपोर्ट कम है। तो आपने आइडेंटिफाई करना कि हमारी इंपोर्ट कहाँ से ज़्यादा है और उन एरियाज़ को एड्रेस करने के लिए हमने क्या करना है। तो जो लोग उस एरिया के एक्सपर्ट्स हैं उनकी टास्क फोर्स बना दें और उनकी बात सुने। आपके पास सबसे ज़्यादा इशू ऑयल का है और ऑयल आपका सबसे ज़्यादा सऊदी अरब और यूएई और इस एरिया से आता है, तो आप उनको क्या दे सकते हैं? आपके पास जो सबसे रेडी और क्विकली अवेलेबल प्रोडक्ट है जहाँ वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जिसको ट्रेंड करें और उनको दें। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, वो तो हम अभी तक वेस्ट को या दूसरे मुल्कों को कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है। और इसी तरह से हर मुल्क का एक एनालिसिस जिसके साथ हमारी ट्रेड है, तो एक ट्रेड डिफरेंस आता है, तो वो किन सब्जेक्ट्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 2, आपके पास इस टाइम के ऊपर इमीडिएटली आप अपनी इन्वायरमेंट को अगर स्टेबल करते हैं, कंड्यूसिव करते हैं, तो आप अपने ओवरसीज से इन्वेस्टमेंट करवाएं और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करवाएं उनसे कि जो उनको अल्टरनेट दुनिया में कहीं और अवेलेबल ना हो। आपका इस टाइम पे वो रिक्वायरमेंट है और जिसमें आपके पास रियल स्टेट सेक्टर, चूँकि आपने देखा होगा कि 90% आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा रियल स्टेट सेक्टर इधर ही आती है। ओवरसीज जो बैठा है आदमी वो कारोबार तो नहीं करता, वो तो पाकिस्तान में पैसे भेजता है, तो कोई ना कोई प्लॉट खरीदेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो इसको उनके लिए अट्रैक्टिव करें सो दैट कि उनके लिए अवेलेबल हो। इसी तरह से आपके लिए बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इवन के आपके एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, बादशाह डैम की बात होती है, इनको भी हम अपने पाकिस्तानियों को और हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं सो दैट कि आपको और लोन ना लेना पड़े वर्ल्ड बैंक से या कुछ अदारों से। इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर्स अभी तक हम बहुत ही पुराने मेथड से चल रहे हैं, हमें अब वैल्यू एडिशंस की तरफ जाना पड़ेगा। आपके पास आप जो सुन के हैरान होंगे कि बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है तो वहाँ पे कोई काम करने वाला नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। एक सरकारी नौकरी की दौड़ है, जिसको मिल जाती है वो अपने 30-40 साल लगा के एंड पे रिटायर हो जाता है और इसके दौरान होता कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो हमें एक तो बिजनेस जो है, किसी भी किस्म का बिजनेस, वो पब्लिक सेक्टर से बिल्कुल एलिमिनेट करना होगा। बिजनेस सेक्टर का जॉब सिर्फ रेगुलेट करना और मॉनिटर करना और फिर रिव्यू करना और उसके लिए पॉलिसीज एस्टेब्लिश करना। सही है। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने
2004-5 में 6 में आपने PTCL के 26% शेयर जो थे जी, सेव वो किए वो थे। प्राइवेट किए। अगर ना करते, जी हाँ। आज मैं बताता हूँ, जैसे आप देते हैं वापडा को, जैसे स्टील मिल को, आज PTCL को भी दे रहे होते। ऐसे ही इसी तरह से आपके वो सारे अदारे जो कि बोझ हैं इसके ऊपर, उनको प्राइवेटाइज करें सो दैट वो बिजनेस में आए और उससे टैक्स जनरेट हो। सही। इसी तरह से जो आपके पास बिजनेसमैन्स हैं वो उनको प्रमोट करें सो दैट वो ग्रो करेंगे तो इंडस्ट्री लगेगी ना। आप देखें अपने नेबर्स में क्या हुआ। अच्छा, वहाँ पे इस टाइम पे दुनिया की शायद 15% जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उन मुल्कों से आ रही है जो आपकी सराउंडिंग में बैठे। सही। आपके सामने चाइना पिछले 20-25 साल में सारी चेंजेस आई है। तो उनकी जब आपकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, मार्केट में पैसा सर्कुलेट करेगा, उससे मजदूर को मजदूरी मिलेगी, कारीगर को जॉब मिलेगा और पढ़े लिखे आदमी को उस किस्म की जॉब मिलेगी जिस किस्म का प्रोफेशन उसने गेन किया होगा। दूसरा, आपके पास इस टाइम पे उन सारे कंट्रीज़ में जहाँ पे आपकी ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट हो सकती है, इमीडिएटली आप और कुछ मेजर नहीं कर सकते, ये कर लें। क्योंकि अभी आपको 25-30 अरब डॉलर जो है वो एक्सपेट्रिएट्स दे रहा है, और 25-30 अरब डॉलर की अगर हम एनुअल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करवाना शुरू हो जाएं और 10-15% ग्रोथ उधर ले जाएं, 10-15% इधर ले जाएं, तो आप कुछ सालों में हो जाएंगे, लेकिन उसके इम्प्रूव कर जाएंगे। लेकिन इस सारे के लिए अली रज़ा साहब, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के अपनी लीडरशिप से, सही तो खुदा के लिए इस पाकिस्तान के लिए सोचें, बिल्कुल और सारे इकट्ठे और सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे। बिल्कुल सही है। आपकी बात का खुलासा फिर वही निकलता है जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की जाती है कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सबको मिलजुल के इस मुल्क के लिए काम करना होगा, और मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं, ख़ास तौर पर जो माशी मसाइल दरपेश हैं, उनसे निकालना होगा। लेकिन बात यह है कि अपने अपनी अनाओं के जो कैदी हैं, पता नहीं वो कब बैठने का फ़ैसला करेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले माशी सूरत हाल पे बात हो रही थी, और हमारे मेहमान जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हाथ बांध के हुक्मरानों से कह रहे थे कि खुदा का वास्ता है, इस मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए, माशी जो ज़बूहाली है उससे आगे निकलने के लिए मिलजुल के काम कर लें, अपनी अनाओं की कुर्बानी दे लें। आज ख़तरनाक बात की है, मैं तो सच्ची बात है कि डर गया हूँ। ये एक बिज़नेसमैन की, एक सनतकार की अगर इस तरह की ये गुफ्तगू है तो आम शहरी जो हैं वो तो बड़ी परेशान है। लेकिन आज उमर अयूब ने और डरा दिया है। उन्होंने डराया है कि पेट्रोल और डीजल अभी और महंगा होगा, कहाँ तक पहुँचेगा। उन्होंने क्या कहा है, एक जुमला सुन लीजिए उनका, फिर मज़हर बल्ला साहब से तबसरा लेंगे। जो ये टाइम बॉम्ब या बारूदी सुरंग इन्होंने लगाया है, इनके जहन में है कि 2 महीने बाद इन्होंने खुदकुशी करनी है। आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। जी मज़हर बल्ला साहब, डीज़ल और पेट्रोल जुलाई में 300 और 310 रुपये फ़ी लीटर तक चला जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि उमर अयूब साहब की बात पे मैं बात करूं, जो वक्फे से पहले बात हो रही थी, गुजारिश ये है कि हमें अपनी जो ज़ात का खौल है उससे निकल के सोचना होगा, मुल्क का सोचना होगा। मसलन आप देखिए कि अगर मुल्क मुश्किलात में है तो इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो 8 करोड़ सिर्फ स्विमिंग पूल पर लगा देते। वो भाई आप मैरियट होटल में चले जाएं, सरीना कहीं और चले जाएं, क्या ज़रूरत है कि आप कौम का 8 करोड़ रुपया लगा रहे हैं। फिर जो उन्होंने दौरे किए हैं उसमें भारी भरकम वफूद के साथ वो गए, ज़ाहिर है उनका रहना सहना वहाँ उसके भी अखराजात हैं। तो जो लोग मुल्कों के लिए सोचते हैं वो फिर ऐसे लल्लो तलल्लो में नहीं पड़ते। अब उमर अयूब साहब की बात जो है इस पे ये है कि देखिए जिन लोगों ने एक हफ़्ते में 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, उनसे आप कुछ भी बैद कर सकते हैं। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि IMF खुश नहीं हो रहा जी, हमने IMF से मुआहदा करना है, उसको खुश करना है। तो उसकी खुशी के लिए मिफ्ता साहब तो बड़ा हंस के कह देते हैं। देखिए ना, लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना जो है वो बड़ा हंस के कह देता है जी अभी और पेट्रोल हम बढ़ाएंगे। तो पेट्रोल की कीमतों में भी अगर इजाफ़ा हो जाता है, बिजली पहले है ही नहीं, दस्तयाब ही नहीं है और महंगी भी है, गैस सेक्टर में भी यही सूरत हाल है, तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जब आपकी इंडस्ट्री बंद होगी तो आपके मुल्क में बेरोज़गारी आएगी। बेरोज़गारी आएगी
तो आपके मुल्क में चोरियां बढ़ेंगी, डाके बढ़ेंगे और ख़ुदकुशियाँ भी होंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए इस वक्त कि हमारी इंडस्ट्री चलेगी तो कुछ होगा। वो कुत्तों की खुराक पे बड़ा उनका गौर है, कोई ट्वीट करता है या करती है तो फिर कुत्तों की खुराक की इजाज़त मिल जाती है। नहीं, जुलूस भी निकलते हैं जी पोश एरिया जी से। हाँ, इन लोगों को लाडलों इन के बातों से बच्चे निकलना निकलते चाहिए। हैं और वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। इंसानों के बच्चों की खुराक नहीं मंगाते वापस। गुजारिश ये है कि अभी देखिए, अभी हमारे मुल्क में गंदम का बहरान आने वाला है। क्या इस वक्त हुक्मरान सोच रहे हैं कि वो गंदम कहीं से मंगवा लें ताकि पाकिस्तानियों को उस बहरानी कैफियत से बचाया जा सके? मगर नहीं, क्योंकि उनकी सोच ही अपनी ज़ात से आगे नहीं बढ़ती। ठीक हो तो जब तक सोच इज्तमाही नहीं होगी, कौमी नहीं होगी, उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे। जी बिल्कुल सही है जी। अब्दुल्ला साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की बरला साहब ने भी कि कोई चीज़ें, कोई शोबे तो रहने दें। आप भी बात कर रहे थे, एक शोबा हम जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अब सनतों का तो हमने बेड़ा गर्क कर ही दिया। जब एनर्जी ही नहीं है, चलाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो पता नहीं वहाँ क्या सूरत हाल होगी। एक शोबा था रियल इस्टेट का, जहाँ लोग इन्वेस्ट करते थे, जहाँ लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो जहाँ लोग बैठे हैं वो भी पैसा बनाने के लिए। अगरचे है तो उसमें भी फ्रॉड बहुत ज़्यादा भी है और पैसा वो सिंपल वो ट्रेडिंग वाला चक्कर ज़्यादा चला हुआ है। लेकिन बहरहाल चलें, कुछ ना कुछ इत्मीनान था। अब इस पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं सर, पहले तो जो टैक्स की बात है, जब इमरान साहब कीमतें बढ़ाती थी पिछली गवर्नमेंट, वो भी कंस्टेंट्स में बढ़ाते थे मजबूरी में, और ये भी मजबूरी में बढ़ा रहे हैं, रोक नहीं सकेंगे। ठीक है, ये इन्हें बढ़ानी पड़ेंगी। सही है। और उन्हें भी बढ़ानी पड़ी थी। सही है। ठीक है। अब ये उनके ऊपर उस टाइम पे वही बात करते थे जो इस टाइम पे ये कर रहे हैं। ठीक है। इस टाइम पे वो आ जाएं तो सुबह वो भी यही काम करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, कि वो बढ़ा रहे थे, ये तनकीद कर रहे हैं, अब ये बढ़ा रहे थे, बढ़ा रहे हैं, वो तनकीद कर रहे हैं। अब आ जाए जिसकी तरफ आपने इशारा किया, रियल एस्टेट सेक्टर आपका एक ऐसा सेक्टर है जो तकरीबन 60-70% आपकी इस टाइम पे जॉब्स क्रिएट किए हुए हैं। हमें ये वो लोग हैं जो डेली बेसिस पे कमाते हैं, इसमें मजदूर से लेके इंजीनियर्स तक। ठीक है, इनके घर चल रहे हैं। ठीक है, इनके अगर हमने इस सेक्टर्स को भी तबाह कर दिया तो ये एक, जैसे बरला साहब ने बोला, क्राइम, चोरी, ये वो होगा। जब भूखा मरेगा लोग तो क्या करेंगे? तो इधर कुछ 4 लाने भी लोग कमा लेते थे और एक बिज़नेस चलता था। दूसरा हमारे साथ ये हुआ बहुत बड़ा कि हमारे पास जो प्राइम एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं, जैसे फ़र्ज़ करो कि हम फैसलाबाद की बात करें, हम लाहौर की सराउंडिंग की बात है, गुजरांवाला है, बहावलपुर है, लाड़काना है, इधर से सवाबी है, पेशावर है, वहाँ पे डेवलपमेंट को रोका जाए और वर्टिकल डेवलपमेंट्स की तरफ ज़्यादा जाएं। लेकिन जो आपका पुठहार रीजन है, ये सारे का सारा बैरन है, आप सारी वर्टिकल डेवलपमेंट्स नहीं कर सकते। इस एरिया में आप परमिशंस लेके आएँ और डेवलपमेंट किया जा सकते। सही है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज भी इधर शिफ्ट करें। मैंने आपके साथ लास्ट प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट बनी और उसके बाद कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट फैसलाबाद बनी, ये हमारी चक्री या लिल्ला इंटरचेंज या ऊपर बननी चाहिए थी। जो बैरन एरियाज थे वो हमारे पास एग्रीकल्चर फूड बास्केट है, उसको बचाना चाहिए। हमें सरगोदा में इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए। हमें उन एरियाज़ के, चूँकि सराउंडिंग एरियाज़ जो हैं आपके सारे प्राइम बेसिकली जहाँ पे कनाल इरीगेशन होती है। सही है। अब जो शहरों के अंदर हमारे पास हाउसिंग हो रही है, आपका सबसे ज़्यादा ग्रोथ इस टाइम के ऊपर पिंडी और इस्लामाबाद की है, तो इसकी एक्सपेंशन के लिए आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ पहले ही हम स्लम्स में रहते हैं, स्लम्स और ऐड ऑन होती जाएगी। हमारी 80% आबादी स्लम्स में रहती है, इस्लामाबाद की 60% आबादी स्लम्स में रहती है। और ये सबसे बड़ा क्राइम है जो हम एज ए नेशन कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट कि हम 60% आबादी को बीमार कर रहे हैं। आपका ह्यूमन रिसोर्स ही बीमार होगा। सही, ठीक है। प्राइम वो हॉट टब पे बैठा है, जो जिसे कह लें कि ऐसी बीमारियां, हेपेटाइटिस आपका, उसका सनलाइट, वेंटिलेशन, सीवरेज, ड्रेनेज, कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ब्रेक पे जाना है जी, और वापसी पे आपसे पता करेंगे, पूछेंगे कि ये स्लम्स आबादियां जो हैं, इनसे आपकी क्या मुराद है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये किस तरह के मसाइल हैं जो मुल्क को दरपेश हैं और उसकी तरफ आखिर तवज्जो कौन देगा। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज की अबूरी ज़मानतों में तौसीक हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10-10 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया है। मज़र बरलास साहब क्या कहते हैं? अच्छा, मैं एक तजवीज़ ये देना चाहता हूँ कि जो लोग सियासत करते हैं
उनका पैसा तो बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के इक़्तिदार के ज़ामन होते हैं। अगर उन्हीं का पैसा बाहर चला जाए तो बाकी लोग फिर क्या कहेंगे? सही। या तो वो सियासत करें या ना करें, और अगर सियासत कर रहे हैं तो उनका पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। और जिस सियासतदान का या इस मुल्क में जो बड़े अदारे हैं उनका कोई फ़र्द जिसका साबित हो जाता है कि इसने बैरूनी दुनिया में कोई जायदाद बनाई है, उस पे एक तो ताहयात पाबंदी होनी चाहिए कि वो सियासत ना कर सके। दूसरा, अगर वो किसी ओहदे पर भी वाबस्ता रहा है तो उससे सारे एजाज़ात वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि ये रोल मॉडल होते हैं। और अगर आपके रोल मॉडल ही आपके मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है तो मेरा ख्याल है कि फिर बाकी लोगों से सवाल करना फजूल है। अब ये जो आज तौसीक हुई है ज़मानतों की, ये भी देखिए एक हमारे लिए बड़ा बदनुमा दाग है कि हमारे सियासतदान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। क्या ये कोई यहाँ लूट मार लगी हुई थी? कैसा मुल्क था और इसके अदारे कहाँ सोए हुए थे? मुझे तो समझ नहीं आती। मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ कि ये जो हमारे अदारे जो करप्शन रोकने के लिए बने, या तो ये करप्शन का हिस्सा बन गए और करप्शन नहीं रोक सके। बस गुजारिश ही की जा सकती है कि भाई आप इस मुल्क पर रहम करें। अगर आप इस मुल्क के इक़्तिदार से वाबस्ता हैं तो मुल्क को लूट कर पैसे बाहर ना भिजवाएं। बिल्कुल सही जी। अब्दुल्ला साहब, आप बात कर रहे थे स्लम्स की, और आपने हत्ता कि बाकी तो छोड़ दें, इस्लामाबाद में बड़ी हैरत अंगेज़ बात कर दी कि इस्लामाबाद में स्लम्स हैं और लोग कच्ची आबादियों में इतना रह रहे हैं और ये सारी बीमारियों की वजूहत हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? इनसे जान कैसे छुड़ाई जा सकती है? आपको प्लानिंग कौन करेगा? पहले तो स्लम्स की एक डेफिनेशन जो है ना, उसको मैं क्लियर कर दूं। ये कच्ची आबादी और स्लम्स एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है। जो स्टेट लैंड पे स्लम बने उसको कच्ची आबादी कहते हैं, जो प्राइवेट लैंड पे बने उसे स्लम्स कहते हैं। है चीज एक ही। ऐसा ही है एक्चुअली स्लम्स जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है, दुरुस्त है। मैंने मसलन हम ये सोचते हैं कि ये जो हाउसिंग स्कीम्स हैं या प्लान प्रोजेक्ट हैं ये अमीरों के लिए, एक्चुअली नहीं, ये ह्यूमन नेसेसिटी है। अगर आप देखें, रोटी, कपड़ा और उसके बाद मकान है, ये ह्यूमन शेल्टर जो है ये नेसेसिटी है, और वो प्लान चाहिए आपको जिसमें वो 2 मरले का हो। ठीक है, उससे नहीं ये फ़र्क पड़ रहा। हमें वो प्लानिंग चाहिए। अभी आपके पास क्या है कि जो प्लान डेवलपमेंट चलती है उनके रास्ते में बेतहाशा हर्डल्स हैं, जिसकी वजह से आबादी आपकी अनप्लान डेवलपमेंट की तरफ चली जाती है और वो स्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके ये सारे मसाइल हैं जिसको मैंने कहा था, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, कन्वीनियंस के इश्यूज़ हैं, सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, फिर क्राइम के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो उस इन्वायरमेंट में बच्चे या लोग रह रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं, उनकी सेहत के ऊपर इम्पैक्ट आता है और उनकी सारी। और हमें दूसरा, अब जो शहरों के अंदर हमारे पास मसाइल हैं उनको हल करने के लिए तो आपको टाउन प्लानर्स ही चाहिए। ठीक है, आपके जो टेक्निकल लोग हैं, देखिए टाउन प्लानर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और इंजीनियर्स हैं, आप इनसे डिसीजंस मेकिंग पार्टीज में इनको इन्वॉल्व करें और उनको डिसीजंस लेने दें। यहाँ पे फिर फैसला साजी जो है वो डिप्टी कमिश्नर कर रहा होता है, और ये जो उसका बूट देख रहे होते हैं कि हमने कैसे उसको सपोर्ट करना। ठीक है, ये हमारे जैसे बाकी सारे अदारों में हुआ वही है कि राइट मैन शुड बी एट द राइट प्लेस। अब तीसरी बात आ गई कि इन स्लम्स को ख़त्म तो नहीं कर सकते अभी हम, पहले जो डेवलपमेंट अब आने वाली है, जो होने वाली है, उसको प्लान करें। स्लम्स को रोकें, उसको ना होने दें, प्लान डेवलपमेंट की इजाज़त दें तो ये रुकेगी। दूसरा, फिर इसको अर्बन रीजनरेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, अर्बन रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हुए और दुनिया ने किया। मैंने शायद लास्ट प्रोग्राम में आपके साथ शेयर किया था कि दुनिया की सबसे बड़ी स्लम सिंगापुर था। इस टाइम पे दुनिया का सबसे खूबसूरत कंट्री सिंगापुर है। तो वो स्लम्स खत्म हुई। मलेशिया ने अपने साथ उसको नहीं अटैच किया था कि मैं स्लम को क्या करना है, लेकिन आज वो चेंज हो गया। इसी तरह से आपके पास चाइना में पिछले 10-12 साल में बहुत सारी स्लम्स खत्म हुई हैं जो अब, लेकिन इसमें सबसे अहम इशू वही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर चीज़ का नुस्खा वही है कि अगर आपकी माशिया तरक्की करेगी तो लोगों के पास कैपिटल होगा टू इन्वेस्ट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर, तो उसके ऊपर चलेंगे। तो मैं इनके साथ बार बार ये बात करता हूँ, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ में भी बात होती है कि ये एक और स्लोगन चला कि जी हमने सिर्फ वर्टिकल डेवलपमेंट करनी है, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट नहीं करनी। आपकी 15-20% वर्टिकल डेवलपमेंट होनी है, 70 to 80% जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होनी है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट जो है वो इधर पिंडी में लेके आएँ, पुठार रीजन्स में लेके आएँ, उन एरियाज़ की तरफ लेके जाएँ जहाँ पे आपके पास एग्रीकल्चर नहीं है। तो इन्होंने जब वो स्लोगन चला तो इन्होंने डेवलपमेंट यहाँ पे भी रोक दी, यहाँ पे भी स्कीमें नहीं बन रही। तो अब उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? आपके पास स्लम्स इंक्रीज हो रही।
सही। ठीक है, और स्लम्स कैंसर है किसी आबादी के लिए। ह्यूमन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके पास फूड के अंदर मिलावट, और या अगर कहें कि रहायश के अंदर मिलावट, तो वो स्लम है। नो यू कैन डिफाइन इट। सही, बहुत शानदार था आपने कर दिया। मज़र बरलास साहब, ये भारत में इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है, और सरकार दो अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के हवाले से जो बकवास किया गया बीजेपी के रहनुमाओं की तरफ से, उसके लिए जो मुजाहिरीन मुजाहरे के लिए बाहर निकलते हैं तो उन पर बहुत शदीद तशद्दुद किया जा रहा है आजकल। मैं ये समझता हूँ कि एक तो जब इस्लामोफोबिया डे का तयन कर दिया गया अक़वाम मुत्तहिदा से, तो अब तो यूएन को भी किरदार अदा करना चाहिए कि यूएन जो है वो भारत से पूछे। जी जी। इसी तरह बाकी इस्लामी मुल्कों को भी चाहिए कि जो इंडिया ने एक सजाया होता है कि जी सेकुलर इंडिया, तो सेकुलर इंडिया तो नज़र नहीं आ रहा, वहाँ तो मुतशद्दद और इंतहा पसंद नज़र आ रहे हैं लोग। सही, बिल्कुल सही है। तो भारत में इंतहा पसंदी जो है यकीनन शिद्दत इख्तियार करते जा रही है, और उसकी जो शक्ल है वो रोज़ाना मुजाहरों पर होने वाले जो तशद्दुद है उससे हम देख रहे हैं। जनाब अब्दुल्ला साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।